नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की विस्तार में। आदि गणेश का ननिहाल कहे जाने वाले धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल में भी गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है। यहाँ के दक्ष प्रजापति मंदिर में भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ स्थापित की गई है। बड़ी संख्या में लोग गणपति पंडाल में पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं और पुराणों के अनुसार कनखल माता सती का मायका और देवों के देव महादेव का ससुराल है, इसलिए मान्यता है कि भगवान गणेश का ये ननिहाल है। अब ऐसे में अपने ननिहाल में भगवान गणेश को पूरे हर्षोल्लास के साथ स्थापित किया गया है। वहीं हरिद्वार में जगह जगह गणेश पंडालों में सुबह से ही लोग पूजा अर्चना कर सिद्धि विनायक को प्रसन्न करने में लगे हैं। भगवान दक्षेश्वर की राजधानी है और आदिदेव भगवान गणेश का ये ननिहाल है। और ननिहाल के गणेश की स्थापना आज प्राचीन वैदिक परंपरा से मुख्य हमारे वैदिक ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के बाद में गणेश सेवा मंडल जो हमारे कनखल का है, सब लोगों के सहयोग से आज दक्ष मंदिर के प्रांगण में हुई है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले 10 दिन हम सब लोग गणेश जी का पूजन करेंगे। उत्तराखंड और भारत के लिए गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, क्योंकि भगवान गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जिनका हमारे यहाँ पूजा पद्धति में प्रथम पूजन होता है। और भगवती पार्वती जी के मानसिक पुत्र के रूप में उनकी स्थापना जब हुई है तो उनको पहले ये वरदान भगवान शिव के द्वारा दिया गया, जितने भी देवी देवता हैं संसार में जब भी उनकी पूजा होगी सर्वप्रथम गणेश तुम्हारा पूजन होगा। इसलिए आज गणेश की बुद्धि, सिद्धि, शुभ और लाभ के मालिक हैं वो। तो गृहस्थ जीवन में भी हमें कोई भी कर्म हम करते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं। और गणेश चतुर्थी का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियों में शहरों और गांवों की गलियां सज धज कर तैयार हो चुकी हैं। इस पर्व को खास बनाने में मूर्तिकारों का विशेष योगदान है, जो कई चुनौतियों का सामना कर बप्पा की मनमोहक मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें, गणेश चतुर्थी की रौनक हर साल नई ऊंचाइयों को छूती है, लेकिन इस पर्व के पीछे छिपी कड़ी मेहनत को शायद ही कोई समझ पाता है। गणपति की मूर्तियों को बनाने में कई मूर्तिकारों की दिन रात की मेहनत लगी होती है। मूर्तिकारों के अनुसार छोटी मूर्तियों की मांग अधिक रही है, जो उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण काम साबित हो रहा है। इसी के साथ ही मूर्तिकारों को आर्थिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कच्चे माल की बढ़ती कीमत के कारण उत्पादन लागत में इजाफा हुआ है, जबकि ग्राहकों की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। श्याम कुमार। क्या मेहनत लगती है और कितने दिनों को तैयार से एक मूर्ति तैयार होती है? जैसे एक मूर्ति 4-5 दिन में तैयार हो जाती है। पेंट करने में तो 6-7 दिन लग जाएगी। फिर के बाद ग्राहक आके अपने रेट करके बेचने लगते हैं। क्या पीओपी लगती है, नारियल के छिलके लगते हैं, बांस लगते हैं, फ्रेम लगते हैं। क्या खास बात है? इस बार में खास किया तो बड़ी छोटी मूर्तियों में ज्यादा डिमांड थी, तो छोटी बनाई निकल गई, और बड़ी से बनाई कम तो बड़ी भी निकल गई। ऐसे तो हमारे के 6 बंदों के है मेहनत है, बढ़िया सहायता देते हैं हमारे। व्यापार की अगर बात की जाए तो इस बार व्यापार कैसा है? इस बार व्यापार किया थोड़े सही है आराम। कितने दिनों तक मूर्तियाँ बिकती है गणेश पर? हमें काली मूर्ति 4-5 दिन ही लगता है निकाल हुआ, फिर बाकी हमें बनाना पड़ता है 4-5 दिन नहीं, 2-3 महीने लगातार बनाते हैं। फिर 5-6 दिन में माल निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम दीपावली का काम करेंगे। और जिलाधिकारी हिमांशु खुराना के शासन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीएमजीएसवाई और सचिव सेवा का अधिकार आयोग के पद पर स्थानांतरण होने के बाद शनिवार को जिला कार्यालय में राजस्व विभाग सहित तमाम जिला स्तरीय अधिकारियों और कार्मिकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, विदाई दी है। और जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने चमोली में 3 साल के लंबे समय तक अपनी बहुमूल्य सेवाएं दी हैं। इस विदाई समारोह में मौजूद अधिकारियों ने जिलाधिकारी के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें एक कुशल प्रशासक और सीमांत जनपद चमोली में उनके कार्यकाल को स्वर्णिम बताया है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा कि जिलाधिकारी के मार्ग निर्देशन में सीमांत जिले में अनेक नवाचारी विकास कार्यों को धरातल पर उतारने में सफलता मिली है। वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं।
और स्वास्थ्य विभाग भले ही जनता को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने का लाख दावा कर रहा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, यानी अलग ही है। ग्रामीण स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए जो है बहादुराबाद विकासखंड कई ग्रामों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले गए हैं, लेकिन बहादुराबाद विकासखंड ग्राम गढ़मीरपुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर अक्सर ताला लटका रहता है। ग्रामीणों के अगर माने तो ये कभी कभार ही खुलता है। ग्रामीणों ने बताया कि सेंटर में नियुक्त कर्मचारियों को महीने में 2 से 4 बार ही देखा जाता है। समाजसेवी मास्टर दिलीप कुमार ने मामले में बताया कि ग्रामीण इलाकों में जच्चा बच्चा को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बनाए गए स्वास्थ्य उपकेंद्र महज दिखावा साबित हो रहे हैं। ज्यादातर स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर ताला लटका हुआ है। मैं महबूब आलम, ये जो पंचपुरी है हमारी गढ़मीरपुर, मैं वैसे पूर्व प्रदेश महासचिव रहा हूँ यूथ कांग्रेस से, और फिलहाल मैं समाज सेवा के रूप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये मेरी जो पंचपुरी है, इसमें लगभग 4 उपकेंद्र बने हुए हैं, किसी में कोई व्यवस्था नहीं है फिलहाल। और पिछले साल हमने देखा डेंगू का बहुत ज्यादा प्रकोप रहा है, उसमें कई युवा लड़के हमें छोड़कर चले गए। और यहाँ मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये शिशु केंद्र है। यहाँ पे किसी भी जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसके लिए यहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए, फर्स्ट एड होनी चाहिए। यहाँ पे किस तरह कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा गांव परेशान है। गांव के गरीबों को लूटा जा रहा है। वो फिर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वहाँ पे 7-8 हजार रुपए से नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे हैं और 25-26 हजार रुपए उनसे दूसरे ले जा रहे हैं। मेरा नाम सोना हुआ है जी। दिक्कत इसमें पहले 3-4 साल पहले तो लोग खोलते थे, औरतें भी आती थी, अब तो कोई बच्चे भी पैदा होते थे, ले जाते थे यहाँ से। अब कोई नहीं आता यहाँ। रास्ता भी तो हफ्ते में एक दिन खोला और थोड़े दिन के बाद चलेगा ना, झाड़ू लगाने वाला कोई ना, कुछ नहीं है। तो बना हुआ कम से कम 40 साल हो गए। अच्छा, बात की है नहीं, हमारी किसी से कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो हम लोग बहुत कोशिश करी लोगों को, जो भी काम का यहाँ आकर खोल कर जो बैठा करो। इसमें हमारी जो जमीन गई भी, हमने कभी मौजा नहीं लिया इससे आज तक भी। इसमें दवाइयाँ वगैरह मिल जाती है? कुछ नहीं देते हैं यहाँ से दवाइयाँ, तो सप्लाई लोगों को देंगे, अपने बच्चों के जाके यहाँ जहाँ दवाई किसी को देते हैं। पहले देते थे यहाँ तो 2 साल पहले, 2-3 साल। जैसे भी संज्ञान में आपको जरा बताया गया है कि गढ़मीरपुर एरिया में जो हमारे केंद्र हैं या ये दृष्टि में ओपन पाए गए, अभी मीडिया में एक टीम भेजी हुई है, अभी मुझे रिपोर्ट उसकी मिल जाएगी। और एक मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि आज क्योंकि शनिवार का दिन है, आज हमारा विलेज हेल्थ डे है। आज का जो कार्य होता है वो आंगनबाड़ी सेंटर पर होता है या गाँव के लोगों को जहाँ सुविधाजनक कोई पंचायत सेंटर है, स्कूल हो, वहाँ पर है। मेरी पॉसिबिलिटी अगर हमारी टीम वहाँ गई होती, एक जो शिकायत है जो ताला बंद रहता है, इसके लिए रेगुलर हमारे द्वारा इसका निरीक्षण कराया जाएगा, इसको देखना चाहिए। नहीं, ये आज ही एक शिकायत आई है कि गढ़मीरपुर गांव जो बहादुराबाद ब्लॉक में है, उसमें वेलनेस सेंटर हैं जो बंद पड़े हैं और दिन के टाइम भी वो बंद पाया गया है। तो ऐसी शिकायत आई है, तो केंद्र साहब अभी मीटिंग में थे मेरे साथ में ही, तो केंद्र साहब को मैंने निर्देश दिए हैं कि तत्काल चेक कराएं इसको। ये भी देखें कब से ये बंद नहीं, कब से लोग गायब हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। निश्चित तौर पर इनकी जाँच कराई जाएगी और उनके कठोर कार्रवाई की जाएगी, विधि सम्मत कार्रवाई जो भी होगी की जाएगी। लालकुआं में विधवा महिला से बलात्कार के आरोपी लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस उग्र है। इसी को लेकर महिला कांग्रेस ने कोतवाली गेट पर आरोपी मुकेश बोरा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। इस दौरान महिलाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए कोतवाल दिनेश चंद्र फर्त्याल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुकेश बोरा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही आरोपी मुकेश बोरा की गिरफ्तारी नहीं की गई तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। ये बहुत ही दुख का विषय है। सरकार एक तरफ से कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ से महिलाओं के ऊपर आए दिन बराबर अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए आज पूरी महिलाएं, पूरे क्षेत्र की जनता बहुत ही आक्रोशित है। जब तक मुकेश बोरा जी की यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक लोग ट्रेन से बैठने वाले नहीं, न ट्रेन की नींद लेंगे और ये रात दिन इसी प्रकार धरना प्रदर्शन होगा। अभी लालकुआं कोतवाली में ज्ञापन दिया है इस संदर्भ में, और इसके बाद भी अगर ये उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है फिर हम आगे
आंदोलन लंबा खींचने के लिए बाध्य होंगे। तो हम भाजपा सरकार की घोर निंदा करते हैं कि आज हमारे इस उत्तराखंड देवभूमि के अंदर इस तरीके से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों का इस तरीके से बलात्कार के जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। उसके बावजूद भी दोषी बिल्कुल मतलब बेझिझक होकर के घूम रहा है और सरकार ये नहीं कि दोषियों को सजा देने के लिए कुछ कार्रवाई करे, दोषियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आज हम यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और हमारी यही मांग है कि जो मुकेश गोरा यहाँ पर जिसने एक महिला के साथ उत्पीड़न, बलात्कार जैसा कार्य किया, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कि मुकेश गोरा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि देखिए जो लालका विधानसभा में हमारे अपना क्षेत्र का मामला है ये, जहाँ हमारी भी बेटियां अभी सुरक्षित हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि एक पुष्कर धामी जी से हमारी ये आग्रह भी है और चेतावनी भी है उन्हें कि जिस पद पे होने के बाद उन्होंने अगर गिरफ्तारी नहीं करवाई तो ये भारी और भव्य आंदोलन, उग्र रूप जो देखेंगे महिलाओं का, वो इनको भारी भी पड़ेगा। तो लालकुआ की ये खबर है जहां पर एक विधवा महिला से दुष्कर्म का मामला कुछ दिनों पहले सामने आया था। अब जो है मामले में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। वो लगातार सरकार से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर के लालकुआ में प्रदर्शन किया गया और सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर गिरफ्तारी आरोपी की नहीं होती है तो यह आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। और केदार घाटी में बारिश कम होने के बाद श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पटरी पर लौटने लगी है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और केदार बाबा के दर्शन कर अभिभूत हो रहे श्रद्धालु यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं और अपने सुखद अनुभव साझा कर रहे हैं। उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल शुक्ला ने बताया कि बीती 31 जुलाई को अतिवृष्टि के कारण कुछ दिनों तक जरूर पैदल यात्रा प्रभावित रही, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से पैदल यात्रा लगातार बढ़ रही है और देश दुनिया से श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा को सुखद और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन भी लगातार प्रयासों में लगा हुआ है। हम लोग गुवाहाटी से आए थे, हम पैदल ही आए नीचे से एकदम, और एक रास्ता एकदम अच्छा ही है और आपका हेलीकॉप्टर से भी नहीं आए, घोड़े से भी नहीं आए, हम पैदल ही आए। हम सारे लोग गुवाहाटी से ही आए हैं। मंदिर का दर्शन भी हो गया सुबह सुबह, एकदम अच्छा लगा। रास्ता एकदम अच्छा है, सब लोग आ ही सकते हैं। मेरा नाम प्रफुल्ल परमार है, मैं राजकोट गुजरात से आया हुआ हूँ। अभी रास्ता सही है, बढ़िया किया हुआ है। आरपीएफ वाले, पुलिस वाले सब अच्छी तरह से है। मंदिर में दर्शन भी बढ़िया हुआ है, सब व्यवस्था बढ़िया किया हुआ है। नाम अमृता अनिल पेज है। इधर सब मतलब अच्छा है, रोड तो बहुत ही अच्छा है और टूटा भी होता है तो दिक्कत नहीं आती है चलने के लिए। लगेज और दुरुस्त कर दिया जाता है। धन्यवाद। और हल्द्वानी नगर निगम में फिर से पुराने हालात में पहुंचता जा रहा है। आपको बता दें कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की धीमी रफ्तार और सफाई व्यवस्था की कमजोरी ने शहर को फिर से गंदगी के पुराने ढर्रे में पहुंचा दिया है। जगह जगह फिर शहर में खाली प्लॉटों में कूड़े के ढेर लगने नजर आ गए हैं। नगर निगम की इस लचर व्यवस्था के कारण सफाई व्यवस्था ही नहीं चरमराई है, बल्कि संक्रामक रोगों को भी बढ़ावा इससे मिल रहा है। हालांकि नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त इस विशाल मिश्रा का कहना है इस पूरे मामले में कि नगर निगम पूर्व की भांति एक बार फिर से शहर के व्यापक सफाई अभियान चलाएगा और खाली प्लॉटों में कूड़ा डालने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगा। पूर्व में भी नगर निगम हल्द्वानी के द्वारा ऐसे खाली प्लॉट में मुहिम चला करके सफाई अभियान किया गया था। दोबारा से सफाई अभियान किया जाएगा और कहीं ना कहीं इस बार कठोर कार्रवाई भी की जाएगी और जो लोग बिना अनुमति के या इधर उधर कहीं पर भी कूड़ा फेंक रहे हैं
उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी होगी और विधिक कार्रवाई भी होगी। और प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के विरोध में राजकीय शिक्षक संघ द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा में 1 दिन का धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें ब्लॉक की सभी विद्यालय हैं शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं 1 दिन की सामूहिक अवकाश में रहकर जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन इन्होंने किया। सभा को जिला अध्यक्ष भारतेंदु जोशी, मंत्री भूपाल सिंह चीलवाल, पूर्व अध्यक्ष बलवंत सिंह नेगी, कुलदीप जोशी ने संबोधित किया। और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में तराई केंद्रीय वन प्रभाग के पीपल पड़ाव रेंज के जंगल में लकड़ी तस्करों और वन कर्मियों के बीच मुठभेड़ हो गई। 3 वन कर्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिन्हें रुद्रपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के नए पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्र ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। आपको बता दें कि वन संपत्ति को काटने आए थे, इस दौरान उनसे मुठभेड़ हो गई। वन तस्कर बाइक पर सवार थे जो अपना कुछ सामान घटनास्थल पर छोड़ गए हैं। अभी तक ये पता चला है कि जगलपुर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिनको बहुत हल्की चोटें आई हैं और गन शॉट इंजरी है, जिसमें कि अभी डॉक्टर से पूछने पर पता चला है कि छर्रे लगे हैं इनको। और वहाँ पुलिस पहुँच गई है, वनकर्मी पहुँचे हुए हैं, जिससे उस क्षेत्र की घेराबंदी की जा रही है। टोटल कितने लोग हैं? टोटल 4 लोग घायल हैं, 3 लोग यहाँ अभी पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल में और 1 अभी रास्ते में है। और उधर देहरादून नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बार बार जागरूक करने और चेतावनी देने के बावजूद भी कई लोग जगह जगह कूड़ा फेंक रहे हैं। अब ऐसे लोगों पर निगरानी रखने के लिए निगम की ओर से जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नगर निगम के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि खुले में कूड़ा फेंकने वालों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर सीसीटीवी लगाए गए हैं। हम लोगों ने जब से बिग फ्री सिटी किया है 31 जनवरी 2024 से, उसके पश्चात ये देखा गया कि लोगों के द्वारा जो है उन स्थानों पे जो है बार बार जो है अपना जो है अवशिष्ट जो है उन्हें निस्तारित किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए पहले लोगों को आईसी की दी गई, फिर उसके बाद कई और माध्यमों से भी जागरूक करने की कोशिश की गई, परंतु नियमित रूप से जो है वहाँ पे अवशिष्ट फेंका जा रहा था, जिस कारण से शहर में गंदगी फैली थी। इसको ध्यान में रखते हुए जो है सीसीटीवी जो है अभी 10 स्थानों पर चिन्हित करके लगाए गए और उन सभी स्थानों पर जो है सफलतापूर्वक जो है निगरानी की जा रही है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है तथा अवशिष्ट जो है अब सीधे सीधे कूड़ा वाहनों में लोग दे रहे हैं, जिससे कि काफी हम लोगों ने कंट्रोल किया है उन स्थानों को। और शराब पीकर हुड़दंग करने वालों और रेस्टोरेंट और ढाबों में अवैध रूप से शराब पीने को लेकर देहरादून की मित्र पुलिस एक्शन मोड में काम कर रही है, जिसके चलते देहरादून के रायपुर क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत लोगों पर कानूनी कार्रवाई की है। इस बात पर सीओ रायपुर डोईवाला अभिनव चौधरी ने कहा कि थाना रायपुर क्षेत्र में पिछले महीने 450 लोगों पर कार्रवाई हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं या अपने वाहन में बैठकर शराब पीते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 27 वाहन जब्त किए गए हैं और ये कार्रवाई इसी तरह आगे भी चलती रहेगी। ऑपरेशन मर्यादा में पूरे जिले भर में जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर बैठ के शराब पीते हैं
या जो होटल वाले, ढाबे वाले और ठेली वाले अपने होटलों पे या ढाबों पे जो है शराब पिलवाते हैं, लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना रायपुर क्षेत्र की बात करूं मैं तो पिछले माह में लगभग 450 जो है व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। उनको सार्वजनिक स्थानों से पकड़ के थाने ले जाया गया है और थाने ले जाके उनके खिलाफ उनकी चालानी कार्यवाही उनके खिलाफ की गई है। और उसी प्रकार जो लोग गाड़ी में बैठ के शराब पीते हैं या दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की गई है और कुल 27 वाहन जो है पिछले माह भी सीज किए गए हैं और ये कार्यवाही ऐसे ही चलती रहेगी। और जो बस्तियां हैं उनके खिलाफ भी लगातार जो है सत्यापन की और कार्यवाही की जा रही है और इसमें लगातार अभियोग भी पंजीकृत किए जा रहे हैं और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। और उधर लोहाघाट से एक मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया। आपको बता दें कि एक 13 साल की नाबालिग छात्रा स्कूल के बहाने घर से निकली, लेकिन वो अपने नाबालिग प्रेमी से मिलने पहुंच गई, जिसके बाद घर वालों को पता चला कि उनकी बेटी स्कूल नहीं गई है और नाबालिग छात्रा ने डांट से बचने के लिए एक ऐसी कहानी बनाई जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया। नाबालिग छात्रा ने अपने घर पर अपने ही अपहरण की झूठी कहानी बनाकर सुना दी। लोग थाने पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मांग करने लगे। बात कप्तान तक पहुंची तो जांच बिठाई गई, जिसमें जब खुलासा हुआ तो लोग दंग रह गए। कल लोहाघाट पुलिस स्टेशन को एक सूचना मिली थी कि एक नाबालिग पीड़िता जो है वो स्कूल जाते समय उसको 4 लड़कों द्वारा बेहोश करके अपहरण किया गया और छेड़छाड़ की। तो मामले की संवेदनशीलता देखते हुए हमने त्वरित उसमें मुकदमा किया था। मैं और सीओ वंदना वर्मा हमारे द्वारा उसमें स्वयं मौके पर जाके मौका मुआयना किया। उसमें पीड़िता के मेडिकल एग्जामिनेशन कल ही लोहाघाट में किया गया और 3 टीमों का गठन किया गया सीओ के नेतृत्व में, जिसमें सीसीटीवी, सीडीआर और पूछताछ उनके द्वारा की जा रही थी। तो चंपावत से मामला सामने आया था जहां पर एक नाबालिग छात्रा ने अपने अपहरण की झूठी कहानी बनाकर अपने घर वालों को सुनाई थी। दरअसल छात्रा ने ये झूठी कहानी बनाई क्योंकि वो अपने प्रेमी से मिलने गई थी, ऐसा खुलासा हुआ है। और 13 साल की ये नाबालिग थी। जब मामले में परिजनों को बताया गया कि वो अपने प्रेमी से मिलने गई तो सभी लोग हैरान हुए। दरअसल उसने अपने अपहरण की झूठी कहानी बताई थी। और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर से निकाय चुनावों को लेकर सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पहुंचे हरीश रावत ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता अभी से ही निकाय चुनाव को लेकर पूर्ण तरीके से तैयार हैं। इस बार प्रदेश में निकाय चुनाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसको लेकर के बीजेपी में अभी से ही बौखलाहट नजर आने लगी है। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। हरीश भाई राज्य में तैयार है, सर भाजपा से नहीं उनको लग रहा है कि नगर निकाय के चुनाव किए तो उनकी बड़ी पूरी तैयारी है। विधानसभा सभा का बहाना लेकर के चुनाव करवा लगता भी है। तो हमारा उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।